हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में मैं जय पटेल स्वागत करता हूँ। तो आज का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ कि आज का इस वीडियो में मैं जो जितने भी अभी तक कमेंट्स आए हैं और जिनके जितने भी डाउट्स जो जिन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किए हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम दिया है, उन सभी लोगों का आज इस वीडियो में जितना हो सकेगा और मेरे एक्सपीरियंस से और जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आज अपने आंसर देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कमेंट को मैंने लैपटॉप में ले लिए और अभी मैं सारे कमेंट्स और उसके आंसर जितने भी हो सकते हो उसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस योगिंदर चौहान जो थे उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि भाई न्यूजीलैंड इज़ बेटर या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी ये 3 कंट्रीज़ में से कौन सा बेटर है वो जानना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से और जहाँ तक मेरे को पता है कि इसके बहुत ही फैक्टर डिफरेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखने जाओ तो उसका वेदर कैसे, हर कंट्री का वेदर, उसकी स्टडी, फिर वहाँ के लोग कैसे, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी कैसी रहेगी, फिर वहाँ का लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा मैटर करता है कि आप वहाँ जा रहे हो तो कौन से एक्सपेंसेस कितने हो रहे, फिर आपकी कॉलेजेस की फ़ीस और वहाँ का जो भी स्टडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या आप वहाँ जाके वो इजीली एडप्ट कर पाओगे कि नहीं, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारे डिफरेंट फैक्टर्स जिसके बेसिक जो भी सारे कंट्रीज़ के जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इनके जो जितने भी बेसिक फैक्टर है उनको मैं कंपेयर करूँगा, फिर आपको दूंगा वो वीडियो और अपलोड करूँगा। तब आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वीडियो कौन सी कंट्रीज़ वेरी इजी है आपको मूव करने के लिए, कौन से फैक्टर है जो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके हिसाब से फिट बैठ रहे, तो आप उस कंट्री में आप इजीली मूव हो सकते हो। तो ये मैं बेसिकली उसके लिए बहुत ही लंबा और बहुत ही वीडियो लंबा जाएगा, इसके इसके लिए मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको सारे फैक्टर देखने चाहिए कि कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर आपके लिए सही है, उसके हिसाब से आप अपनी कंट्री चूज़ कीजिए और बाद में मूव होइए। फिर सेकंड कमेंट अभिषेक पुरोहित करके है और उन्होंने लिखा है कि हाय ब्रदर, हाउ अबाउट लेवल 9 MS इन हेल्थ साइंस फ्रॉम EIT नेपियर, और जॉब मिलेगी क्या? आई हैव ऑलरेडी हैव AIP इन हैंड, और बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन की वजह से उन्होंने उनका जो भी है उस जो AIP लेटर वो होल्ड पर है अभी। और वो लोग वो 2021 जुलाई इंटेक के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई अभिषेक पुरोहित, तो मैं दरअसल मेरी फील्ड है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। मैं दरअसल बैचलर कर रहा हूँ और लेवल 9 जो बहुत बड़ा कोर्स है और यानी कि आगे का कोर्स है जो मेरे आई थिंक मेरे नॉलेज से बाहर की चीज़ है वो। और अगर मैं आपको कोई गलत एडवाइस तो नहीं देना चाहता, लेकिन नेपियर आई थिंक बहुत ही छोटा सा टाउन जैसा ही है जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और जॉब की बात करूँ तो जॉब अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस हुए जैसे कि काफ़ी लोगों की जॉब भी गई है। और लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसके हिसाब से जॉब्स के चांसेस बहुत है, क्योंकि जो लोग स्टडी करने के लिए आते हैं यहाँ पे, दरअसल होता क्या है, हर साल स्टूडेंट्स आते हैं और जब भी वैकेंसीज होती है सारी पैक हो जाती है। बट आई थिंक लास्ट 2 इंटेक ऐसे अभी फेब इंटेक और लास्ट नवंबर इंटेक जो था, दोनों इंटेक में कोई स्टूडेंट्स आए नहीं है। और जिन लोगों की स्टडी ख़त्म हो जाती है वो लोग पार्ट टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम जॉब और फुल टाइम वर्क वीज़ा पर आते हैं, तब वो फुल टाइम जॉब करते हैं ना कि पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम की जितनी भी जॉब्स है उनमें वैकेंसीज अभी बहुत हो रही है और वहाँ पर अभी वैकेंसीज बहुत ही है। तो अभी मैं जहाँ तक मैं मेरे एरिया में जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक पार्ट टाइम जॉब अभी धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है। जब मैं आया था यहाँ पर फेब 2020 में, तब वहाँ पर उतनी जॉब्स की वैकेंसीज नहीं थी
और तब जॉब्स लेना और जॉब्स ढूंढना थोड़ा हार्ड था, बट लेकिन अभी पार्ट टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप फुल टाइम वर्क वीज़ा पर आते हो तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। और जहाँ तक देखने जाए तो न्यूजीलैंड छोटी सी कंट्री है, और वहाँ तक आपको लिमिटेड ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर आने से पहले आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, वो आपको देनी पड़ेगी। जो भी कंपनीज है उनके प्रोवाइड करनी, यानी उनकी जो भी है एक्सपेक्टेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको वो लोग लेंगे आपको वहाँ पर। तो ऐसा सिनेरियो है। और एआईपी उनके हाथ पर है। एआईपी यानी जब भी आप वीज़ा की फाइल रखते हो तो उसके बाद आपको एआईपी प्रोवाइड करते हैं इमिग्रेशन। तो वहाँ पर एआईपी जब भी आता है तो वो 99% अप्रूवल गिना जाता है। और जब एआईपी अगर अप्रूव नहीं होता है तो आपका ई वीज़ा भी अप्रूव नहीं होता है। जब आपका एआईपी अप्रूव हो जाता है तब उसके बाद आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, और जो भी आपका एफटीएस है वो सारी पेश करनी है। यानी वन टाइप ऑफ पहले से आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आपको हम वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट आपको फ़ीस पे करनी है, उसके बाद आपको फाइनल ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यूजीलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर दो कंट्रीज़ के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की। दरअसल होता क्या है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप वीज़ा की फ़ाइल रखते हो तभी आपको पेमेंट भी करने हैं सारी कॉलेज की फ़ी के, और जो भी आपका एफटीएस यानी वहाँ पे जीआईसी वहाँ पे बोला जाता है कि जो भी आपका 1 ईयर का जो भी एक्सपेंस है वो, तो वैसा है। और यहाँ पे आपको एक सेफ्टी है कि जब आपको फाइनल वीज़ा का ग्रांट मिल जाता है उसके बाद ही आपको पे करना है। फिर थर्ड, इज़ देयर इज़ देयर एनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा गाइडेंस देता हूँ कि मैं आपको मेरी अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आप वहाँ पर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो और कैसे चूज़ कर सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं। तो वीडियो की जो भी सॉरी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हम। तो अभी जो चीज़ मैंने देखी है तो मैंने उसको ढूंढ के निकाल के रखा है, तो आपको सीधा इजीली पड़े, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गूगल में जाके मैंने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन न्यूजीलैंड। अब मैं आपको जो भी एकदम जेन्युइन चीज़ है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मैंने आज आज से पहले जब मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करा था तब मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था जितना आज मैं आप लोगों के लिए जितना देख रहा हूँ और जितना रिसर्च कर रहा हूँ। और लेकिन यहाँ के मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है, उसके हिसाब से उसके एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो चीज़ें हैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी साइट्स दिख रही है, यहाँ पे जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की जो भी ऑफिशियल साइट्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये सीख है जो जॉब जॉब के लिए फेमस और एप्लीकेशन और जो वेबसाइट है वहाँ पर से आपको जॉब के लिए रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो आपको देखने को मिली। बट मैं यहाँ पर आपको ये जो लिंक है यहाँ पर मैंने ये ओपन किए, फिर एक एक दो तीन चीज़ जो है मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है टैब में। तो ये लिंक सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर जो चीज़ है वो है कि रीजन्स दिए, 5 रीजन्स टू स्टडी और इंजीनियरिंग इन न्यूजीलैंड। इसके जितने भी जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है और जो भी अच्छे है और प्रैक्टिकली है वो यहाँ पे दिए गए। और जो सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको यही पेज पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की जो जॉब्स के रिलेटेड है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जब भी आओगे इस लिंक पर तब आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट आने वाले सालों में क्या करने वाली है और क्या प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है और कितनी जॉब्स के चांसेस है इन फ्यूचर में। तो अगर आप यहाँ पर स्टडी के लिए आते हो तो क्या वो चीज़ आपको बेनिफिट करती है कि नहीं। तो ये सारा पूरा यहाँ पर
पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया गया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और अगर आप मूव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स उन्होंने दिए। देखो कि मूविंग टू न्यूजीलैंड, तो सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो चेक करिए। उसके बाद यहाँ पर कोई फाइंड जॉब है, यानी कि यहाँ पर कोई जॉब है तो उसके उसके लिए फाइंड कीजिए और वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। और तभी अगर आपको फाइंड जॉब, तब मैंने यहाँ के इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड जॉब्स, तो इस पर मैंने जब क्लिक किया तब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो सारी जॉब्स है, मैं कोई लिंक के थ्रू आया था, एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, बट इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब यहाँ पर जो चीज़ है वो एकदम फैक्ट के साथ है और ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर उन लोगों ने जो भी फैक्ट रिलेटेड जो भी है वो चीज़ें वो यहाँ पे उन्होंने डाली हुई है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग आउटलुक फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब। यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा है कि 6,000 न्यू जॉब्स अ ईयर विल बी क्रिएटेड इन कंस्ट्रक्शन इन द ईयर्स टू 2026, कि 2026 आने तक वो हर साल आई थिंक 6,000 नई जॉब के लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और कंस्ट्रक्शन स्किल्स नीडेड, यानी आने वाले समय में और लास्ट 2019 में कितने जॉब्स के जो कंस्ट्रक्शन की साइट पर कितने ऐसे जो रोल है, यानी फिर यानी कि जो भी पोजीशन है, तो इतने पोजीशन है जहाँ पर वो जॉब्स क्रिएट करेंगे या फिर जॉब्स क्रिएट होंगी इन फ्यूचर में। और उन्होंने की, और यहाँ पे उन्होंने देखा है कि स्किल्स शॉर्टेज लिस्ट चेकर, अगर आप कोई शॉर्ट स्किल्स के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको पीआर में भी बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो और यहाँ पर आपको पूरी फैक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारे जो भी है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है आप इसको फॉलो कीजिए, ये चीज़ आपको पूरी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें आप किसी भी फील्ड में जाओगे या फिर किसी भी कोई भी आपकी सेक्टर है या फिर कोई भी आपका स्ट्रीम है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ आके आप चेक कर सकते हो जो भी रहेगा। अगर आप यहाँ पर वर्क इन न्यूजीलैंड में आते हो, जॉब मार्केट और की इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, तब आपको सारे जो भी आपके इंजीनियरिंग के रिलेटेड या फिर कोई टूरिज़्म है, आप जो भी स्टडी के लिए आते हो, तो उसके रिगार्डिंग कौन से आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चांस है और क्या क्या रहेगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बट मेरा एक पर्सनली सजेशन ये है कि फ्यूचर में क्या होगा आने वाले 2 साल में वो प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे पता नहीं आगे आने वाले साल कैसे रहेंगे। तो इतना एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना कि आपको जॉब तुरंत ही मिल जाएगी और आप इजीली सरवाइव कर पाओगे। बट ऐसा माइंडसेट ज़रूर रखिएगा कि आगे आपको कुछ भी करने के लिए रेडी रहना पड़े। क्योंकि अगर मैं 1 साल पहले किसी ने मेरे को ये चीज़ सारी बताई होती और मैं जस्ट वही चीज़ें देख कर यहाँ पे आता, और शायद ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है, जब जॉब्स नहीं मिलती है, तब उसका कोई हम फैक्ट के ज़रिए जो भी आए हम 1 साल के पहले, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसी के लिए और इसी की वजह से मैं आपको पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना उतनी, बट हाँ अपने तरह से जो भी फैक्ट है वो चेक कर लेना, जो भी आपकी रिसर्च है वो उसके बारे में चेक कर लेना, उसके बाद ही आपको उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बस यही था, और आगे आने वाले नेक्स्ट कमेंट के देखते हैं चलो। और 4th नंबर पे सुजन चिमन, और हेलो ब्रदर, आई एम फ्रॉम नेपाल, ग्रेट फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच, आप मेरे अच्छे फैन हो गए हो। और हाउ एंजॉयड स्टूडेंट लाइफ इन तवरंगा इन a scope of in Kukri, can kindly reply me brother। सो कुकरी कुकरी जो कुकिंग का जो भी इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट्स है और उनके अंदर जो भी सेफ रहते उनके क्या स्कोप है, क्या अगर वो आप जो वो अगर आप कोर्स लेते हो या फिर उसके लिए क्या स्कोप है, तो क्या आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो अभी हाल के दौरान रेस्टोरेंट्स और जो भी फूड इंडस्ट्री है और जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री है,
अभी कोविड की वजह से वो बहुत ही हद तक स्टॉप हो चुकी है और बहुत ही हद तक लो जा रही है जो उसका लेवल है। तो इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर वैकेंसीज नहीं मिल रही, यानी वहाँ पे जल्दी से जॉब नहीं मिल पाती है। और अभी सिचुएशन ऐसी है, बट लेकिन इन फ्यूचर अभी ट्रैवल इंडस्ट्री को हर कंट्रीज़ में उसके ग्रोथ के बारे में सारी गवर्नमेंट सोच रही है। और इन फ्यूचर मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर ट्रैवल इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है तो रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और उन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आएगी। और उसकी वजह से अगर आप कुकरी अगर आप लेते हो तो उसके हिसाब से आपका ग्रोथ वहाँ पर हो सकता है। तो ये सिनारियो है। तो आप नेक्स्ट आने वाले 5-6 साल में क्या गवर्नमेंट उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन लाती है, या फिर कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि कितना स्कोप है। बाकी और एक है प्रतीक बिलारे, और उन्होंने अच्छा सा कमेंट किया था जब मैं वीडियोस डाल रहा था, जब मैं वॉक करता हूँ और जब भी मैं वीडियोस शूट करता हूँ उसके बारे में। तो वाई यू आर नॉट यूजिंग बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो भाई दरअसल पहले होता था क्या कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपना टाइमिंग मैच नहीं होता है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी टाइम है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आपके जो भी टाइमिंग्स है या फिर कॉलेज के टाइमिंग वो थोड़े ऊपर नीचे रहते, तो आपको या फिर चल के जाना पड़ता है या फिर चल के आना पड़ता है। और बाइक, और यहाँ पे मोस्टली लोग कार यूज़ करते हैं, बाइक रेयर केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ओकेजनली होती रहती है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको कार ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और तभी मेरे पास कार नहीं थी, लेकिन अभी मैंने लकीली कार ले लिए। तो अब से अभी मैं कार ही यूज़ करता हूँ। और कार कार का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं कार लेने वाला हूँ, और लास्ट 24 दिसंबर को मैंने कार ली थी। तो अभी कार से ही ट्रैवलिंग करता हूँ, तो अभी अच्छा है, चल के नहीं जाना पड़ता है। और अभी लास्ट जो कमेंट है वो है कि न्यूजीलैंड, जो वो मीत पटेल है, उन्होंने लिखा है कि न्यूजीलैंड, दरअसल उन्होंने गुजराती में लिखा है बट मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, कि न्यूजीलैंड में कॉलेज की फ़ीस जो भी है वो अपना वीज़ा आ जाता है उसके बाद पे करनी होती है कि पहले पे करनी होती है। तो दरअसल मैंने अभी दो आई थिंक सेकंड और थर्ड जो भी कमेंट था उसमें भी मैंने लिखा था, मैंने बताया कि आपको जब भी एआईपी प्रोवाइड किया जाता है, एआईपी का मीनिंग होता है आई थिंक कंडीशन, ऐसा कुछ होता है कि अप्रूव कंडीशन जैसा कुछ, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट वो कंडीशन रहती है। तो आपको वो पहले एआईपी का लेटर अप्रूव करते हैं, उसका मतलब 99% आपको वीज़ा मिल गया है। और उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, कॉलेज की फ़ीस और जो भी आपका एफटीएस है यानी 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस। उसके बाद आपको ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। जब आपका ई वीज़ा आता है तभी आप अपनी टिकट लेके आप फ़्लाइट ले सकते हो, और न्यूजीलैंड कंट्री में आप एंटर कर सकते हो। तो ऐसा चीज़ है, जब भी आप फाइल रखते हो उसके आई थिंक, जब भी इंटरव्यू होता है, जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो उसके आई थिंक 2-3 या फिर पता कभी कभी 1 घंटे के अंदर या फिर 2-3 दिन में आपका रिप्लाई आ जाता है। और अगर आपका ए आई पी अप्रूव होता है तो 99% आपके वीज़ाज़ अप्रूव हो चुके हैं, और उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है। तो यही सारे कमेंट थे। और एक और भाई है जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम किया था, उन्होंने लिखा था कि आई जस्ट नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू अबाउट अप्लाइंग टू एनजेड फॉर एनी जॉब वीज़ाज, इन शॉर्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। एंड ही इज़ जस्ट आई एम जस्ट नॉर्मल सिविल इंजीनियर, आई हैव नो आइडिया अबाउट द एनजेड, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। सो उनका ये क्वेश्चन था कि जॉब वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस रहती है, और वो भी एक सिविल इंजीनियर है। तो अभी उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ। तो जो एनजेड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप डायरेक्टली अगर आप उन वेबसाइट पर जाते हो तो आपको जेन्युइन और स्टार्ट से लेकर एंड तक की आपको पूरी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगी। दरअसल मैंने कभी खुद से फाइल नहीं की थी, बट
जब भी मैंने फ़ाइल की थी अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो मैंने एजेंट के थ्रू करवाई थी। तो बेसिकली मेरे को उतना उसका डीप अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बट लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, आपको वहाँ से जो भी एनजेड गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फ़ीस लगती है, कितना टाइमिंग लगता है और शायद कितने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर दीपक दीपक हाँ भाई, दीपक भाई, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, नवंबर में उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। मैंने बहुत लेट से रिप्लाई किया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरे को बोला था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और वाई न्यूजीलैंड इज़ नॉट वेलकमिंग एज कनाडा, वाई। तो उन्होंने बहुत सारे से प्रॉब्लम्स में दिखाए कि कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसी, जब वेदर बहुत ही -डिग्री और डिग्री में, कम डिग्री में चला जाता है, तो वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। फिर लिविंग एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे स्टडीज़ और जो भी फ़ीस रहती है बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है। और न्यूजीलैंड में वेदर इतना अच्छा है और एवरेज वेदर है, और मिनिमम वेज भी न्यूजीलैंड का अच्छा है। और वो लोग इतना, अगर ये कंट्री इतनी अच्छी, तो फिर वो क्यों उतना वेलकम नहीं करते स्टूडेंट्स को, क्यों वो लोग उतना प्रमोशन नहीं कर रहे एज़ कम्पेयर टू द कनाडा। तो फ्रेंड, बेसिकली चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड कंट्री छोटी है और यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीज़ें और लिमिटेड लोगों को ही वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर देखो, अगर जब भी गवर्नमेंट आती है, तब अगर सब लोगों को वेलकम कर रही है, तो यहाँ पर आपको उतने डिमांड, जॉब के लिए उतनी डिमांड भी होनी चाहिए और उसके हिसाब से लोगों को उतनी जॉब्स भी मिलनी चाहिए। वरना जॉब्स नहीं मिलेगी तो लोग यहाँ आके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से जो बैलेंस होना चाहिए और जो डिमांड और जो आउटकम है, वो दोनों मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट उतनी लिमिटेड चीज़ें ही यहाँ पे अप्रूव करती है और लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पे लाया जाता है। उसकी वजह से, और कंट्री छोटी होने की वजह से यहाँ पे उतना ग्रोथ भी नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो। कि अगर कनाडा में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके उसके लिए उनको लेबर वर्क चाहिए, उनके लिए बहुत ही वो ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत ही जो छोटे छोटे लेवल के एरियाज़ है, बट यहाँ पे उतना है नहीं, और उसी की वजह से न्यूजीलैंड उतना वेलकम नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जितना नॉलेज था, मैंने उसके हिसाब से जो भी आंसर दिए वो है। और लास्ट में अब्रास, और उनका क्वेश्चन ये है कि उनका स्टडी रिगार्डिंग और वर्किंग इन न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। वो दरअसल लिखा उन्होंने, आई एम करंटली इन 8th सेमेस्टर डूइंग एज अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, first want to know, should I come New Zealand for master or should I choose Canada? And second, can you save on handsome amount of money in a long term, means after graduation? What what's your take on this? Should I come to New Zealand if I want to settle? तो इस पर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन में नहीं देना चाहता, बट जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंट्रीज़ में जाओगे, आपको उसके मिनिमम वेज वेज अगर आप लेते हो और उसके हिसाब से आपको कितने घंटे, यानी फिर कितने आवर्स आपको काम करने को मिलते हैं, तो पूरे साल के अंदर आप कितना अर्निंग कर सकते हो वो आप कैलकुलेट लगा सकते हो। उसके बाद जब भी आप ग्रेजुएशन होने के बाद, आप जब भी ग्रेजुएट होते हो, तो उसके बाद आपको जो भी पोजीशन मिलती है, क्या आपका मिनिमम वेज या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वेज मिलता है, आप एज अ चांस लेके कि $25 का आपको मिनिमम वेज है और आपको मिल जाता है, अगर आपके आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, और आप 40 आवर्स से ज़्यादा कर पाते हो आवर्स, तो क्या आप आपकी स्टडीज़ की फ़ीस क्या 1 साल के अंदर आप निकाल सकते हो? जो 1 साल के अंदर नहीं निकाल, कितना टाइम लगता है उसके लिए, कितना एक्सपेंसेस लगते हैं,
आप इजीली काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज़ के मिनिमम वेज आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे एक और वीडियो की मैं सजेशन देता हूँ बेल आइकन पर, तो आप वहाँ वो वीडियो जाके आप देख लेना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप किसी भी कंट्रीज़ में जाओगे तो आप वहाँ का एक्सपेंसेस और वहाँ का जो भी कैलकुलेट कैसे कर पाओगे कि आपकी फ़ीस कितनी है, और आप आई थिंक पार्ट टाइम जॉब में कितना कमा लेते हो, या फिर उसके बाद 40 आवर्स में कितना कमा लोगे। तो इसका उसके हिसाब से आप अर्निंग का जो भी रेशियो है वो निकाल सकते हो। और स्टडी के लिए तो मैं चूज़ करूँगा कि आई थिंक मेरे हिसाब से तीनों कंट्रीज़ में स्टडी वो अच्छे से ही प्रोवाइड करते हैं। न्यूजीलैंड में भी इजी मेथड है, और तीनों की जो भी स्टडी का स्ट्रक्चर है वो एज सेम सेम ही है, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो अभी उसके लिए आपको डिफरेंट फैक्टर देखने पड़ेंगे, जैसे कि वेदर, वहाँ का जो भी हॉस्पिटलिटी जो भी स्ट्रक्चर है वो, उसका स्टडी का स्ट्रक्चर, या फिर वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप चूज़ करोगे तो आपको एकदम इजीली और प्रॉपर वे में आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो, और आराम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं। तो मेरा बस यही मानना है कि आप उसके लिए रिसर्च करो कि कितना आपकी फ़ीस कहाँ पर ज़्यादा जा रही है, कौन से कंट्रीज़ में आपके लिविंग एक्सपेंस कितने होंगे, और वहाँ का वेदर में क्या आप वहाँ पे रह सकते हो कि नहीं। फिर वहाँ का हॉस्पिटैलिटी जो भी इंडस्ट वहाँ पे जाते हो तो वहाँ का कल्चर आप इजीली अडप्ट कर पाते हो कि नहीं। तो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, और बस यही चीज़ें थी। तो ये सारे कमेंट्स थे, और बस इसके हिसाब से मेरे हिसाब से जितना भी नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।